जन चेतना यात्रा से हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है या क्या होना चाहिए। व्यापक जन एकता, व्यापक जन गोलबंदी और व्यापक जन मोर्चा बनने की जो संभावनाएं हैं उनमें हमें बाधा दिखाई देती है। तो इसको क्या करें, जिनकी गलतियों के कारण ये फासीवाद पैदा हुआ और उनका साथ वो लोग दे रहे हैं वामपंथियों में, सोशल डेमोक्रेटिक लोगों में, जिन्होंने नवउदारवाद के लिए उनका साथ दिया था, जिसने जनता से वायदे किए थे कि टिकल डाउन थ्योरी के अनुसार जनता को वो सब कुछ मिलेगा जो समाजवाद दे सकता है। इसलिए समाजवाद की कोई आवश्यकता नहीं, इतिहास का अंत हो चुका है। 1960 तक दुनिया के किसी हिस्से में इस दैत्य ने, इस राक्षस ने दोबारा सर नहीं उठाया। लेकिन जब हमने फांसीवाद को पराजित कर दिया तो दुनिया के एक बड़े 3 हिस्से में वो शक्तियां हो गई जो फांसीवाद के खिलाफ थी। साथियों, मेरे लिए बहुत खुशी का विषय है कि हम वो लोग बीच में आज बात कर पा रहे हैं जो फांसीवाद के खिलाफ या फांसीवाद को बढ़ते हमलों के खिलाफ सचमुच गंभीरता से अपनी तौर तरीकों को, अपनी रणनीतियों को, अपने काम करने के ढंग को बनाना चाहिए। और उन वक्ताओं का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है। उन्होंने सिग्नल्स और सिम्टम्स के ऊपर जो इस समय चल रहा है उस पर बहुत सारी बातें कह दी हैं। तो कम से कम उन बातों को सब लोग जो सुन रहे हैं, हम लोग उनको ध्यान में रखते हुए आगे की बात हमारी सुनेंगे। और उनमें से हमारे वक्ताओं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वित्तीय पूंजी के सबसे अल्पसंख्यक हिस्से के सीधे हमलों का शिकार भी कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे। तो इन परिस्थितियों में हम अपनी बात इस तरीके से शुरू करते हैं कि ये कोई नई परिघटना नहीं है फांसीवाद का बढ़ता हुआ हमला। हमने पिछली शताब्दी में आज से ठीक 101 साल पहले और 101 साल पहले और उसके 1 महीना पहले अक्टूबर 2022 में एक फांसीवादी संस्था को मुसोलिनी के नेतृत्व में कब्जे में आते हुए देखा। अक्टूबर 1922। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने आज से 70 साल से कुछ ज्यादा पहले उसके खिलाफ, मतलब 1922 से 1933 तक जो माहौल दुनिया के अंदर था, यूरोप के अंदर था, उसमें हम फांसीवाद से लड़ने के तौर तरीके खोज रहे थे। बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन हम खोज नहीं पाए, हम कर नहीं पा रहे। और उस समय 1933 में हमने सूत्र निकालने की कोशिश की जिसमें बड़े बड़े लोगों का, पिछली शताब्दी के लोगों का हाथ था। और हमने 1935 में 7वीं कांग्रेस इंटरनेशनल की जब हुई थी तब परिभाषित किया कि कौन है अडानी वगैरह। ये सामान्य कारपोरेट जगत के सामान्य पूंजीवादी लोग नहीं है, ये पूंजीवादी और वित्तीय पूंजी के, साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी के सबसे प्रतिक्रियावादी और सबसे अल्पसंख्यक हिस्से हैं जिनका हमला हमारे साथियों ने जिक्र किया था अपने सिग्नल्स और सिम्टम्स में। तो वो जो है, जब हमने परिभाषा गढ़ ली तो उसके बाद जो है हमने उस पर अमल करना जब शुरू किया तो पिछली शताब्दी में कोई भी दूसरा सूत्र हमें इसके अलावा नहीं मिल पाया कि इसके खिलाफ लड़ने के लिए व्यापक संयुक्त मोर्चे की जरूरत है। और उस व्यापक संयुक्त मोर्चे को जब हमने आजमाया यूरोप के देशों में, अन्य जगहों पर, तो क्या हुआ कि हमने एक विश्व युद्ध का सामना किया और अंतिम रूप से मित्र शक्तियों के साथ 1945 में फांसीवाद को जब पूरी तरीके से पराजित कर दिया तो लग रहा था हमें, मानव जाति को लग रहा था कि शायद ये एक अंतिम घटना है, अब फांसीवाद नाम का दैत्य वो दोबारा सर नहीं उठाएगा। और उसके उचित कारण थे, क्योंकि तब दुनिया के 1/3 हिस्से में जब फांसीवाद की परिभाषा ढूंढ रहे तब दुनिया के 1/6 हिस्से में उस तरीके की शक्तियां थी जो फांसीवाद को पराजित कर सकती थी। लेकिन जब हमने फांसीवाद को पराजित कर दिया तो दुनिया के 1/3 हिस्से में वो शक्तियां हो गई जो फांसीवाद के खिलाफ थी। तो ये उचित था कि उस समय हम समझते इन शक्तियों की ओर आगे विजय होगी। और हम
देखा भी कि 1960 तक दुनिया के किसी हिस्से में इस दैत्य ने, इस राक्षस ने दोबारा सर नहीं उठाया। लेकिन हम देखते क्या है, उस समय दुनिया के स्तर पर हो रही तमाम चीजों ने 1970-80 के दशक के बाद वो लोग, जैसे आज फ्रांस में मरीन ले पेन जिस स्तर पर है, इसका बाप, इसका पिता उस समय 500 वोट पाता था। और हम देखते हैं कि 1990 से लेकर और 2008 तक वो दक्षिणपंथी पार्टियां और फासिस्ट पार्टियां जिनको बिल्कुल समाज में कोई सम्मान नहीं था, 2008 तक आते आते एक सम्मानजनक स्थान बनाने में सफल हो गई। किंतु 2008 में एक और परिघटना घटित होती है कि नौ उदारवाद ने जो 90 के दशक से भारत में और दुनिया में उसके पहले से जो अपना शिकंजा लागू कर रहा था, जिसने जनता से वायदे किए थे कि टिकल डाउन थ्योरी के अनुसार जनता को वो सब कुछ मिलेगा जो समाजवाद दे सकता है, इसलिए समाजवाद की कोई आवश्यकता नहीं, इतिहास का अंत हो चुका है, अब हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, सब बचाओ का संघर्ष जरूर होगा। लेकिन हम देखते हैं कि 2008 में नौ उदारवाद के किए हुए वो सारे वायदे वो ध्वस्त हो गए, वारिस्टिक टेस्ट होता है। और इस बीच के जो तमाम आंदोलन जो बिना किसी सिद्धांत सूत्र और इस तरीके से तमाम चल रहे थे कि जनता ही सब कुछ और केवल जन आंदोलन सब कुछ है, ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट, वो पिंक मूवमेंट, ये वो, और उनका भी हमने हर्ष देखा। और 2008 के बाद हम क्या देखते हैं आज 2023 तक कि विश्व में 1933 की तरीके से संपूर्ण विश्व में किसी न किसी रूप में दक्षिणपंथी दलों की और फांसीवादी दलों की बढ़त वो पूरी तेजी से जारी। तो साथी, हमारा इतना कहने का आशय ये हुआ कि पिछली शताब्दी के अनुभवों से इसका हम क्या करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि पिछली शताब्दी के अनुभवों को ना तो हम गले के नीचे उतार सकते हैं और ना उतर सकते हैं, ये एक दिक्कत है। क्यों? न तो साम्राज्यवाद और वित्तीय पूंजी की उस समय उपस्थिति तक डिजिटलाइजेशन नहीं था जिसका हमारे पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया, न ही साम्राज्यवाद का अवस्थान, साम्राज्यवाद की जो सबसे दक्षिणपंथी हिस्सा होता है वित्तीय पूंजी का, उसकी वो परिस्थिति। आज साम्राज्यवाद की वो स्थिति नहीं। तो आज हम उसके सापेक्ष किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे, ना तो हम पिछली शताब्दी की तमाम सूत्रों और कार्रवाइयों का कॉपी कैट कर सकते हैं और न ही उनके पिछली शताब्दी के अनुभवों को छोड़ सकते हैं। जाहिर है पिछली शताब्दी के अनुभव से क्या लेना है, वो केवल एक चीज लेनी है, वो ये लेना है केवल कि वाइट पॉपुलर फ्रंट व्यापक लोक मोर्चे के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता फांसीवादी हमलों का प्रतिरोध के लिए नहीं बना है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पहले हमें यह करना पड़ेगा कि आज की स्थिति का ठोस विश्लेषण करना पड़ेगा। आज ये फांसीवादी हमलों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, हमें ये देखना पड़ेगा सब मिलाकर उनकी समूची शक्ति क्या है और इन हमलों का नेतृत्व कौन कर रहा है। जाहिर है कि इन हमलों का नेतृत्व वही बुर्जुआ प्रजातांत्रिक नेता कर रहे हैं, तो बुर्जुआ डेमोक्रेटिक सेक्शन कर रहा है, जिनकी गलतियों के कारण ये फांसीवाद पैदा हुआ और उनका साथ वो लोग दे रहे हैं वामपंथियों में, सोशल डेमोक्रेटिक लोगों में, जिन्होंने नौ उदारवाद के लिए उनका साथ दिया। और जो तीसरा सेक्शन है जो इसका सचमुच इसको नेतृत्व करना चाहिए, वो भयंकर बिखराव और फूट की स्थिति में इधर उधर बिखरा हुआ है। तो साथियों, बुर्जुआ डेमोक्रेटिक सेक्शन का लीडरशिप, सोशल डेमोक्रेटिक सेक्शन का उसका साथ होना और रिवोल्यूशनरी सेक्शन इन दोनों के नेतृत्व में अगर काम करेगा तो सचमुच जो व्यापक जन चेतना, व्यापक जन एकता, व्यापक जन गोलबंदी और व्यापक जन मोर्चा बनने की जो संभावनाएं हैं, उनमें हमें बाधा दिखाई देती है। तो इसको क्या करें? आज के दिन क्या सबक है? तो जन चेतना यात्रा क्या कर रहे हैं, जिसका मैं भी एक हिस्सेदार हूं छोटा मोटा। जन चेतना यात्रा वो जो व्हाइट पॉपुलर
उनके खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पर मुट्ठी तानकर संयुक्त रूप से खड़े होकर हम जनता के बीच में उनके प्रचार प्रसार के जो तमाम ढंग है, जो वो कॉन्सेंसस निर्मित कर रहे हो करते हैं। पिछली शताब्दी में भी फासीवाद ने अपनी कॉन्सेंसस जनता के बीच में निर्मित की थी, जिस कॉन्सेंसस के आधार पर 60 लाख यहूदियों का और 6 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। आज भी वो जो है मतलब वो कॉन्सेंसस जनता के दिमाग में निर्मित कर रहे हैं अपनी सांस्कृतिक वर्चस्व के कारण। तो हम वो एकता हमें निर्मित करनी है जिससे उनकी कॉन्सेंसस के विरोध में हम जनता के बीच में सबसे निचली तहों पर जाकर हम उन्हें बतावें, गांव-गांव में। जरूरत केवल ऊपर के लेवल पर के जो तमाम सवाल उठते हैं उस पर किसी ने कहा है कि शियर नॉनसेंस कहा, तो दिमित्रो ने कहा, नाम नहीं लेना चाहता कि संयुक्त मोर्चा ऊपर से बनेगा, नीचे से बनेगा, बीच से बनेगा, इससे बनेगा, उससे बनेगा, तमाम उसके नाम। उन्होंने कहा हम क्या करने जा रहे हैं, अपनी जन चेतना यात्रा से हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है या क्या होना चाहिए। हम जनता के बीच में हर गांव में जिस किसी गांव में जाओ, एक तो इनका प्रचार प्रभावी है, हिंदू मुस्लिम वाला। दूसरा, हमें क्या करना है, हमें वहां पर उन चीजों को जो उनकी रोज के पेट से, रोज के जीवन के, रोज के श्रम के वेस्ट से, रोज की समस्याओं को संबोधित करती है, हम उन्हें उनके रियल इश्यूज पर ले आवे अगर, तो हमारा काम आधा सरल हो जाता। अगर वो जनता जो देश की, जैसे उत्तर प्रदेश में 60,000 गांव में उत्तर प्रदेश फैला हुआ, कस्बों शहरों के अलावा, तो 60,000 गांवों में अगर हम केवल ये बात बता दें कि तुम्हें जो तुम जानते हो हमें नहीं कुछ बताना है, लेकिन रियल इश्यूज के साथ हमें लड़ना है, तो ये जो जन चेतना यात्रा है हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जन चेतना यात्रा और कुछ कर पावे न कर पावे, इसमें मैं भी शामिल हूं। अगर हम ये केवल साबित करते हैं कि इस तरीके की सैकड़ों जन चेतना यात्राओं की देश में आज जरूरत है, और अगर उन जन चेतना यात्राओं की शुरुआत करने की पहलकदमी हम करके केवल इतना बता पावे जनता को जिन जगहों में हम जा रहे हैं कि रियली जनता का जो मोर्चा है गांव-गांव के अंदर, क्योंकि गांव-गांव में उनके खिलाफ शत्रु भी है, हमलावर भी है, वो हमलावर कैसे रुकेंगे, वो चेतना निर्मित करें, लाठी डंडे से काम करें, वो माफिया उनके साथ है। तो अगर हम हर गांव में उसके विरोध प्रतिरोध दस्ता जो लाठी बंदूक से नहीं लड़ेगा, जो केवल अभी इस रूप में लड़ेगा कि उनकी बातों का जवाब दे सकेगा, अगर हमारी ये जन चेतना यात्रा एक न्यूनतम इतना दो काम करने में केवल सफल हो गई कि हम सैकड़ों जन चेतना यात्राओं को शुरू कर सके, और नंबर 2 जहां हम जाए वहां जनता को उनके रियल इश्यूज पर खड़ा कर सके, तो हमारा ये जो है, मैं आप लोगों से केवल जो हमारे साथी हैं उन लोगों से यही सहयोग चाहता हूँ कि इसी तरीके से वो हमारी इस तरीके के कामों में मदद करते रहें, जिससे हम जन चेतना यात्रा में अपना संदेश सही ढंग से दे सकें। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।